गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है एक और हैप्पी हेल्दी और न्यूट्रिशियस डे पर। एक और कदम बढ़ाते हुए अपने बेहतर और सेहतमंद भविष्य की तरफ बढ़ते हुए जिस कमिटमेंट के साथ आप सभी इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं वो रियली काबिले तारीफ है। मैं उम्मीद करता हूं आप सबने उन छोटी छोटी हेल्दी आदतों को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। और ये ही नहीं, हर रोज आप अपना प्रोटीन और फाइबरलेशियस ड्रिंक, अपने गुड फैट्स, अपने विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं। जिस मात्रा में लेने चाहिए उन मात्रा में ले रहे हैं ताकि आप उसका सही फायदा उठा पाएं। और सबसे जरूरी, सुबह के वक्त ले रहे हैं, जिस टाइम हमारी बॉडी को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम सबने कल अपनी नॉलेज को और बढ़ाया होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट की तरफ, जो है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन। प्रोटीन के बेनिफिट्स क्या होते हैं, प्रोटीन किस क्वालिटी का लेना चाहिए, उसकी क्वालिटी को कैसे परखना, समझना और समझाना चाहिए, उसको किस क्वांटिटी में कंज्यूम करना चाहिए, पूरे दिन में कैसे उस क्वांटिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसको सुबह क्यों और कैसे लेना है। अगर ये सभी एरियाज को आपने दोबारा समझना चाहते हैं, वो सभी टेस्टी हेल्दी न्यूट्रिशियस रेसिपीज को अपनाना चाहते हैं, तो आपके ग्रुप्स में हर रोज उनकी संक्षिप्त में शेयर किया जा रहा है। प्लीज उनको देखिए, समझिए और अपने एक्सपीरियंसेस, कंजम्पशन एक्सपीरियंसेस, जब आप उनको यूज कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। हर न्यूट्रिएंट, हमें ये पता है कि एक प्रोटीन नहीं बट हर न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। तो आज हम अपने न्यूट्रिएंट्स के नॉलेज को आगे बढ़ाते हुए समझते हैं फैट्स के बारे में। कैसे फैट्स, गुड फैट्स हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। और इसके बारे में आगे चर्चा करने के लिए मैं वर्चुअल स्टेज पर हमारे फेवरेट एंड एक्सपर्ट डॉक्टर श्याम को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर श्याम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग योगिया। एंड गुड मॉर्निंग सबको मेरे तरफ से। आज एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन हमारे अपर्णा जी देंगे। और उनका प्रेजेंटेशन होगा फैट, वन ऑफ द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हमारे सेहत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको पता है अपर्णा जी मास्टर्स किया हुआ है बायोकेमिस्ट्री से। उनको क्लिनिकल ट्रायल में एक्सपीरियंस है। उनको बहुत बहुत तरीके की बायोकेमिस्ट्री का जानकारी। और हमारे साथ में है 8 साल से। तो मैं बहुत खुश हूँ कि वो आज हमारे साथ हैं और आपको फैट के बारे में जो बताएगी। लेकिन अपर्णा जी आने से पहले आज आज मैंने सोचा कि आपको एक एक अमेजिंग स्टडी बता दूं। क्योंकि आप हम सबको पता है कि जब जब ये हमारा हम उठते हैं और वो सर्कैडियन रिदम हमारे साइकिल को जगाते हैं। जहाँ जब सन होते हैं, राइट, हम सुबह उठते हैं। और जो हमारे दिमाग के अंदर की एक एरिया होती है उनका नाम है सुपर कियास्मेटिक न्यूक्लियस, SCN। और SCN को जगाते हैं। और फिर हम वो है हमारे मास्टर क्लॉक, हमारे गुरुदेव, क्लॉक के गुरुदेव। वो मास्टर क्लॉक जहाँ जैसे हम मेन स्विच, राइट, वो सबको जगाते हैं फिर। लेकिन आज तो मैंने सोचा कि उसका उसका और ब्रेन हेल्थ के कुछ संबंध होगा। तो मैंने जरा रिसर्च किया उनके ऊपर। और मैंने एक बहुत अच्छी तरह की एक स्टडी में देखा। तो मैं आपको एक दिस इंटरेस्टिंग स्टडी के फाइंडिंग्स के बारे में बताना चाहता हूँ, जो नेचर मेंटल हेल्थ, एक बहुत बढ़िया जर्नल है मेंटल हेल्थ के लिए, इसमें पब्लिश हुई थी, है। तो ये स्टडी बताती है कि कैसे लाइट हमारे मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। लाइट जो, तो दुनिया भर के, तो बहुत सारे 86,000 से ज्यादा लोगों के लाइट एक्सपोजर का डेटा उन्होंने एक्यूमुलेट किया और एनालाइज किया। ये सब समझने की कोशिश की कि लाइट एक्सपोजर हमारे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के रिस्क को कैसे बढ़ाते या कम करते हैं। उन्होंने सिर्फ यही पूछा, ये लाइट एक्सपोजर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो रिसर्चर्स ने इन लोगों की लाइट एक्सपोजर को 7 दिन के लिए ट्रैक ट्रैक किया। ओके, 7 दिन के लिए उनका गोल ये था कि ये पता लगाया जा
जैसा कि दिन और रात के टाइम लाइट एक्सपोजर का हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज क्या है, जैसे कि एंग्जाइटी हो, जो डिप्रेशन हो, या बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज पर क्या असर पड़ता है। तो रिसर्चर्स का एक सिंपल आइडिया था, दिन के टाइम ज्यादा लाइट मिलेगी तो हमारा मूड बेटर होगा और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स का रिस्क कम होगा। दूसरी तरफ रात को ज्यादा लाइट मिलेगी तो इसका उल्टा इफेक्ट होगा। उसका मतलब कि हमारे मूड खराब होगा और मेंटल हेल्थ इश्यूज का रिस्क बढ़ेगा। तो यही था इनका आइडिया। तो उनके फाइंडिंग उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक थी। उन्होंने पाया कि रात को ज्यादा लाइट एक्सपोजर काफी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसमें जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, पीटीएसडी और बाइपोलर डिसऑर्डर, सेल्फ हार्म साइकोसिस, बहुत सारे कंडीशन शामिल है। तो वही दिन के टाइम ज्यादा लाइट एक्सपोजर से इन प्रॉब्लम्स का रिस्क कम होता है। तो सिंपल टर्म्स में ये स्टडी दिखाती है कि हम कितनी लाइट अलग अलग समय पर लेते हैं, ये हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। रात को ज्यादा लाइट लेने से कई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का रिस्क बढ़ जाता है, जबकि दिन के टाइम ज्यादा लाइट लेने से ये रिस्क कम होता है। इसके लिए हमें पता है कि जब हम उठते हैं, हम बाहर जाके सन को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, वो सब हमारे देह सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। राइट। सो रिसर्चर्स ने ये सजेस्ट किया करते हैं कि हम अपने लाइट एक्सपोजर पैटर्न्स को थोड़ा चेंज करके, जैसे दिन में ज्यादा डे लाइट लेना, ऑफिस का लाइट नहीं, डे लाइट के डे लाइट लेना, और रात को आर्टिफिशियल लाइट कम करना। हमें पता है कि हम रात को 7 बजे तक, 10 बजे, 11 बजे हमारे ट्यूब लाइट, बहुत सारे फ्लोरेसेंट लाइट सब चमकते रहते हैं। राइट। और बच्चों को पढ़ाई है, हमें ये करना है, वो करना है, तो हर वक्त हमारे लाइट एक्सपोजर कितने हैं, सुबह से रात तक। राइट। तो इनका इनका कहना है कि अगर जैसे हम जरा इसका आर्टिफिशियल लाइट कम करने से अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये एक सिंपल और बिना दवाई के तरीका है अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रखने का। इसका मतलब ये कि दवाई नहीं लेना है, लेकिन ये एक रिसर्चर्स का मानना है कि ये हमारे मेंटल हेल्थ को जरा ठीक से इम्प्रूव करेगा। तो यही था मेरा आज का सोच टीम। तो मेंटल हेल्थ और सरकार इंटरनल की। ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अब अपर्णा जी से। अपर्णा, द स्टेज इज योर्स। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, हैप्पी गट मॉर्निंग आप सभी को। मुझे आप सब से फिर से जुड़ने में बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और मैं ये आशा करती हूँ कि आप आज के सत्र से भी बहुत कुछ सीखें और उसको आगे बढ़ाएं। तो जैसे कि योग्या जी ने बताया, आज का सत्र फैट्स पे होने वाला है और शाम जी ने हमें बहुत ही अच्छा एक इन्फॉर्मेशन दिया लाइट के बारे में और हमारे मस्तिष्क पे उसका जो असर होता है उसके बारे में। तो मैं ये सत्र इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करना चाहूंगी कि क्या आपने कभी सोचा है हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, उसमें कितना फैट है? आप अपने चैट में डाल के बता सकते हो अपनी सोच। तब तक मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ। क्या लगता है आपको कितना प्रतिशत भाग हमारा जो मस्तिष्क है वो फैट से बना हुआ है? या
शायद हिंदी में इसे वसा कहते हैं, पता नहीं कितने लोगों को ये वर्ड पता है। लेकिन ये हमारा जो मस्तिष्क है, हाँ, अब्दुल जी बोल रहे हैं 70%, सचिन जी 90%, कृणाल जी, उत्तरेश्वर जी 90%, कृष्णा जी 60% जी। हाँ, जिन्होंने भी 60 या 70% बोला है, दिलीप जी ने भी 70% बोला है, वो बिल्कुल सही है। सो उसमें जो पानी का भाग है, अगर हम उसको निकाल दें तो उसमें जो बचता है वो उसमें से 60 से 70% भाग फैट से बना हुआ है। सो उसी से हम ये समझ सकते हैं कि फैट जो है वो कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे संरचना में, हमारे शरीर के संरचना में। तो इसी के साथ आज शुरू करते हैं कि जो हमारा जो वो हो गया हमारे शरीर का हिस्सा। आज हम जानेंगे कि ये जो डाइट में हम फैट खाते हैं उसके बारे में ज़्यादा जानेंगे, क्या खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा जो इसमें रिसर्च हुआ है उसके बारे में हम ज़्यादा जानेंगे आज के सत्र में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि फैट होता क्या है। फैट एक न्यूट्रिएंट है, एक एसेंशियल, बहुत ही आवश्यक न्यूट्रिएंट है। हमने जाना मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, जो ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है हमारे शरीर को। उनमें से एक न्यूट्रिएंट है फैट, जो हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। वैसे इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा मात्रा में ज़रूरी तो है, लेकिन तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट के अगर हम उसको कंपेयर करें तो फैट की मात्रा हमें सबसे कम ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही संकेंद्रित स्रोत है, मतलब बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड का सोर्स है एनर्जी का। अगर हमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैल एनर्जी मिल रहा है 1 ग्राम से, वही फैट से हमें 9 किलो कैल्स मिलता है। और इसी के कारण फैट जो है वो हमारे बॉडी का, हमारे शरीर का एक बैकअप बैटरी की तरह काम करता है। हमारा जो शरीर है, जो हम ज़्यादा जब खाना खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेते हैं, फैट फूड ज़्यादा खा लेते हैं, वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाता है एक बैकअप बैटरी की तरह, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। इसीलिए बॉडी, हमारा जो शरीर है वो फैट की तरह उसे स्टोर करता है। और एक और बहुत दिलचस्प बात यह है कि फैट और लिपिड को हम एक ही मानते हैं, वो सही नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, हम बोलते हैं मेरा सर दुख रहा है, लेकिन वास्तव में हमारा जो माथा है वो दुख रहा होता है ना। उसी तरह से मुंह और सर को भी ऐसा एक ही जैसा बोला जाता है, लेकिन वो अलग अलग चीज़ें हैं। उसी तरह फैट जो है वो लिपिड का एक उपसमूह है ना। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ये याद रखना है कि फैट जो है हमें प्लांट, पौधों से भी मिल सकता है, और हमारे शरीर में जैसे फैट है उसी तरह से जो दूसरे एनिमल्स हैं, जीव जंतु है, उनमें भी फैट पाया जाता है जो हम कंज्यूम करते हैं, जिसका हम सेवन करते हैं। अब चलिए जानते हैं फंक्शंस। अपना सॉरी, कैन यू प्लीज रिमूव द ब्लैक बार, मोर पे क्लिक करके हाइड। थैंक यू। सॉरी। हाँ, सो अभी जानते हैं फंक्शंस ऑफ द फैट। जैसे मैंने बताया, फैट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे शरीर का, है ना। वो बहुत सारी ऐसी प्रमुख भूमिकाएं निभाती है, तो इसीलिए फैट एक ज़रूरी मैक्रो एसेंशियल या आवश्यक न्यूट्रिएंट कहा जाता है। क्यों? एक तो हमने ऑलरेडी जान लिया कि ये एक एनर्जी स्टोरेज न्यूट्रिएंट है। हमारा जो शरीर है,
जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे आने वाले समय के लिए एक बैकअप बैटरी की तरह स्टोर करता है। दूसरा उसका प्रमुख भूमिका है हमारे सेल्स के अंदर। हमारा जो शरीर है, हम सब जानते हैं कि बहुत ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है, जो हमारे शरीर का सबसे छोटा अंग बोला जा सकता है। और ये सारे जो सेल्स हैं वो प्रोटीन से तो बने ही हैं, लेकिन उसमें फैट की मात्रा भी है। ये इस तरह से काम करता है जैसे एक ऑटोमेटिक डोर है। जैसे ऑटोमेटिक डोर किसी के आते ही खुल जाता है, उसी तरह से हमारा जो ये सेल है उसमें भी फैट का जो हिस्सा होता है वो होता है उसके वॉल में, है ना, जो उसकी रक्षा करता है। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम की तरह भी काम करता है और एक ऑटोमेटिक डोर की तरह भी काम करता है कि हमारे सेल के अंदर क्या अच्छा आना चाहिए, क्या बुरा जाना चाहिए। ये इसका कंट्रोल भी ये फैट ही करता है। उसी तरह से एक सिक्योरिटी सिस्टम ये इंश्योर करता है कि अच्छे लोग ही अंदर आए, जान पहचान वाले ही लोग अंदर आए, जो जान पहचान के नहीं है उसे बाहर ही रोक लेते हैं। फैट भी कुछ इसी तरह से हमारे शरीर में काम करता है। तीसरा जो फंक्शन है वो है उसका ब्रेन का फंक्शन। ये हमने ऑलरेडी जान लिया ना कि 60 से 70% जो भाग है पानी के अलावा वो फैट से बना हुआ है। तो जो फैट है, हम जो खाते भी है फैट, उससे भी बहुत वो हमारे ब्रेन तक भी पहुंचता है, ब्रेन के फॉर्मेशन में। ये एक इंसुलेशन की तरह भी काम करता है। हमारा जो हमारे जो ऑर्गन्स है, इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारा, जैसे हार्ट है, किडनीज है ना, उनके इर्द गिर्द फैट जमा होता है, जो इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि वो एक इंसुलेशन की तरह काम करता है, एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, एक कुशन की तरह काम करता है हमारे इन ऑर्गन्स के चारों तरफ रह के। वो एक प्रोटेक्टिव भूमिका निभाता है। हमारे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन में भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रमुख भूमिका निभाता है। जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, ये सारी जो विटामिन्स है ना, ये भी न्यूट्रिएंट्स है जो बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, हमारे डाइट से हम लेते हैं। उसके अब्जॉर्प्शन में भी फैट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो भी एक वाटर सॉल्युबल नहीं होता है, पानी में नहीं घुलता है, और ये सिर्फ फैट में घुलता है, ये सारे विटामिन्स। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स है, विटामिन डी, विटामिन ए, ओमेगा 3, ये सारे जो फैट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, उसे बोला जाता है कि हम खाने के साथ लें, क्योंकि खाने में तो फैट होता ही है, तो हमारा न्यूट्रिएंट, इस तरह के न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है। ये हार्मोन प्रोडक्शन में भी बहुत प्रमुख भूमिका निभाते हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो हार्मोन्स हैं, जो जैसे सेक्स हार्मोन्स हैं, ईस्ट्रोजन हो गया या टेस्टोस्टेरॉन हो गया, ये सारे जो हैं ये फैट से बने हुए हैं। तो इसमें भी फैट की बहुत प्रमुख भूमिका है। और जैसे मैंने बताया, एक कुशनिंग की तरह काम करता है हमारे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स के चारों तरफ रह के। और ये हमारा हंगर और सेटाइटी को भी रेगुलेट करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन की तरह ज़्यादा एनर्जी लेता है हमारे शरीर से, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा देर तक हमारे बॉडी में रहता है, क्योंकि ये धीरे धीरे पचता है। तो इसीलिए हमको ये ज़्यादा देर तक फुलनेस भी देता है, जो हमारे डाइट से हम प्रोवाइड करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा बहुत अलग अलग फैट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए नहीं है, बट इतना ज़रूरी हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो फैट है ये बहुत तरह के होते हैं। जो हमारे डाइट से हमें मिलता है वो ज़्यादातर जो एक सिंपल साधारण से फैट होते हैं उसके अंतर्गत आता है, जबकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक डिराइव्ड
फैट है जो हमारे शरीर में होता है, बहुत सारे जीव जंतु के शरीर में पाया जाता है। उसी तरह से जो कैरोटीनॉइड्स जो आप यहाँ देख रहे हैं वो हमारे कैरेट्स में होता है, हमारे जिसमें आप जो लाल रंग आप देख सकते हैं वो इसके कंट्रीब्यूट करता है, कैरोटीनॉइड्स कंट्रीब्यूट करता है वो रंग के लिए, और वो एक स्टार्टिंग मटेरियल भी है विटामिन ए बनने का हमारे शरीर में, वो भी एक तरह का फैट ही है। अगर आप यहाँ पे देखें डाइटरी फैट में ये बनता है, ये पार्ट होता है ट्राइग्लिसराइड्स का, है ना। जो ट्राइग्लिसराइड बनते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के दो तरह का मॉलिक्यूल होता है, उनसे बनता है ट्राइग्लिसराइड। उसी के अंतर्गत आता है सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। ये सारे टर्म्स आप जरा याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके ये सारे हमें बहुत काम आएंगे अगर हमने इसको ध्यान से याद रखा तो, क्योंकि फैट जितना हम सिंपल समझते हैं वो उतना है नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, हमें थोड़ा सा उसको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, उसी से हमें आगे उसका फायदा मिल सकता है। तो अनसैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट, और पॉली अनसैचुरेटेड फैट के अंतर्गत आते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6। और ये जो सारे सैचुरेटेड फैट और उससे नीचे हैं वो सारे हमें अपने डाइट से मिलता है। इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं आगे। उससे पहले हम एक क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं, एक प्रश्न के साथ शुरू करते हैं कि अभी तक आपने जो भी फैट मैंने बताया, अलग अलग प्रकार के फैट के बारे में बताया, उनमें से आपको क्या लगता है उसमें से एसेंशियल फैट कौन सा है जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? ऐसे फैट कौन से होते हैं, जरा सोच के बताइए। नमिता जी बोल रही है ओमेगा 3, बिल्कुल बिल्कुल सही। अनसैचुरेटेड फैट आशुतोष जी बोल रहे हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6, हरीश जी बोल रहे हैं, अब्दुल जी ओमेगा 3 बोल रहे हैं, कबीर जी ओमेगा 3 बोल रहे हैं, बिल्कुल। पूफा कृष्णा जी बोल रही हैं, मंजीत जी बोल रहे हैं ओमेगा 3, पॉली अनसैचुरेटेड पूनम जी, ऑल कोकिला जी बोल रही है। आप सभी सही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अपर्णा जस्ट अ मोमेंट, आप ये जब आप हाइड करेंगे ना, यू कैन गो टू द लेफ्ट बॉटम ऑफ द स्क्रीन, वहां पे एक एरो आएगा आपका स्लाइड मूव करने के लिए। ओके ठीक वहां से। ठीक है मोहन। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारे डाइट में से जो नॉन एसेंशियल फैट्स हैं वो कौन से हैं जो हमारे शरीर में बन जाते हैं, खुद से बन जाते हैं। जैसे हमने प्रोटीन में जाना कि कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड है, आवश्यक है, और जो कुछ अनावश्यक है, मतलब हमारा शरीर उसको ऑलरेडी बना लेता है, तो इसीलिए वो अनावश्यक है के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर को उसकी जरूरत नहीं है। बिल्कुल उसी तरह फैट में भी जो सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट बोलते हैं, ये जो फैट है, प्रकार के फैट है, ये दोनों हमारे शरीर खुद से बना लेते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि आप इसका सेवन कम करें। सैचुरेटेड फैट का स्पेशली ऐसा बोला जाता है कि आप इसका सेवन कम करें। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फैट है जो हमारे शरीर में जाके ट्राइग्लिसराइड में बदल के उसको हमारा जो शरीर है उसे स्टोर करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमारे शरीर को इसकी जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत है। तो बट वो एक मॉडरेशन में, एक संयमित मात्रा में हमें लेने की जरूरत है। ये जो फैट है ये हमारे रूम टेम्परेचर में एक साधारण से
अवस्था में, मतलब हम एसी में ना बैठे हों, रेगुलर रूम टेम्परेचर में ये ठोस होता है। जैसे कि घी या मक्खन, बहुत सारा मीट से जो हमें मिलता है, बहुत सारा फैट, है ना। डेयरी प्रोडक्ट्स जो मैंने बताया कि घी और बटर है, प्लांट सोर्सेज जो कोकोनट ऑयल है वो भी सॉलिड होता है। तो इसीलिए इसका जो सेवन है हमें थोड़ा कम करना चाहिए, और हमारे रेगुलेशंस में भी इसकी मात्रा 10% से कम रखने की ज़रूरत बोला जाता है, या 20 ग्राम पूरे दिन के डाइट में। दूसरा जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, ये रूम टेम्परेचर में ठोस नहीं रहता है, ये लिक्विड रहता है, पानी की तरह रहता है, ठोस नहीं बनता है। और इसके बहुत सारे जो सोर्सेस हैं, इंडियन सोर्सेस अगर मैं बताऊं, हमारे भारतीय सोर्सेस जो मैं बताऊं हम उपयोग करते हैं, वो है ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली का तेल या सरसों का तेल, या जो हमारे चावल के बाहरी हिस्से से बनता है, उसका जो कवच होता है उससे जो तेल निकलता है, या तिल का तेल होता है। ये इन सारे सोर्सेस में मोनो अनसैचुरेटेड फैट काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये जो है ये भी हमारे शरीर में बन जाता है खुद से, तो इसीलिए इसकी भी मात्रा हमें उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तीसरा जो अनावश्यक फैट है हमारे शरीर के लिए, वो है ट्रांस फैट। ये जो है हमारे शरीर को बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक अनसैचुरेटेड फैट ही है जो ठोस ही रहता है, ठोस नहीं रहता है रूम टेम्परेचर में। इसे हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं, ये हमारे पौधों में नहीं पाया जाता, ये हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा फैट है जो बहुत ही स्टेबल है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी ये खराब नहीं होता है, ये रैंसिड नहीं होता है। ये जैसे बहुत तेल अगर हम बार बार यूज़ करें या बहुत दिनों बाद उसमें एक गंध आने लगती है ना, ये जो फैट है ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। और इसीलिए हमारे जो बहुत सारे होटल्स में या स्वीट बनाने में या फ्राइड फूड्स जहाँ बनाते हैं, बाहर से हम खाते हैं, वो खराब नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि ये ट्रांस फैट उसमें भरा हुआ होता है, वो उसी में बनाया जाता है अधिकतर। बेकरी फूड भी में भी ट्रांस फैट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हमें इसका सेवन बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल हम इसे हमें अपने डाइट में बिल्कुल शामिल नहीं करना है। हमारे जो रिकमेंडेशंस भी है, जो हमारे इंडियन रेगुलेशंस का रिकमेंडेशन भी है कि इसको हम हमारे फूड में 1% से कम मात्रा होना चाहिए, या न के बराबर भी हो तो भी चलेगा। अब आते हैं एसेंशियल फैट की ओर। पॉली अनसैचुरेटेड फैट जो है वो है जो हमारे शरीर में नहीं बनता है, इसीलिए हमें इसे बाहर से देना पड़ता है, हमारे डाइट के थ्रू हमें इसे देना पड़ता है। ये भी रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है, ठोस नहीं रहता है, पानी की तरह रहता है। और इसके भी जो सोर्सेस है, अगर मैं हमारे भारतीय खान पान के उपयोग में बताऊं तो ये मिलते हैं तिल ऑयल से, या सनफ्लावर ऑयल से, या कॉर्न के ऑयल से, सोयाबीन के ऑयल से, या नट्स और सीड्स जो है उनमें भी ये काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। उसके 2 प्रकार हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6, जो बहुत आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी जाना है और बताया है। ये आते हैं पूफा जो हम बोलते हैं उसके अंतर्गत। इसको अगर हम थोड़ा और जानें तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो है, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, ये एसेंशियल फैटी एसिड के अंतर्गत आता है, जैसे मैंने बताया। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो ज़्यादातर समंदर में पाए जाने वाले मछलियों में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। जो सैल्मन हो गया, या मैकरल हो गया, सार्डाइन हो गया, या एंकोवीज बोलते हैं, वो उन सारे मछलियों में ये सबसे ज़्यादा होता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो प्लांट सोर्सेस में, पौधों में भी होता है, एक अलग तरह का होता है जो मैं आगे बताऊंगी, जो फ्लैक्स सीड्स या
अलसी शायद बोला जाता है हिंदी में, चिया या वॉलनट, है ना, अखरोट बोलते हैं, उन सब में ये ओमेगा 3 पाया जाता है अगर हम प्लांट सोर्स की बात करें तो। लेकिन इसमें काफ़ी डिफरेंसेस हैं, हम आगे जाके उसको जानेंगे। ओमेगा 3 में भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ALA या अल्फा लिनोलेनिक एसिड, EPA और DHA। EPA और DHA जो है वो हमें मेराइन सोर्सेस या समंदर में पाए जाने वाले मछलियों से मिलता है, उससे ही मिलता है। जबकि ALA का जो पार्ट है का प्रकार है वो हमें पौधों से मिल जाता है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं हमारे शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में। वो हेल्दी हार्ट का वो प्रोटेक्ट करते हैं, हार्ट को संभाल के रखते हैं। इन्फ्लेमेशन, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है हमारे शरीर में। इसके बारे में भी आप सुनते आ रहे हैं कि कैसे हमारे शरीर में बहुत अलग अलग तरीकों से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। ये एक, जैसे आप बाहर देखते हैं कि सूजन हो गया है, कुछ उसी प्रकार से हमारे पूरे शरीर के अंदर ये एक रिएक्शन हो जाता है जब हम सही मात्रा में सही खाना नहीं खाते हैं, या हम, जैसे डॉक्टर शाम ने बताया कि हम रात को जगते हैं, जो सर्कैडियन रिदम के विपरीत काम करते हैं, है ना, जो हमारा जो बॉडी में जो क्लॉक है, घड़ी के विपरीत हम जब काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा कैफीन का सेवन करते हैं, इन वजहों से इन्फ्लेमेशन हमारे शरीर में बहुत बढ़ जाता है और वो कारण बन जाता है बहुत सारे बीमारियों का। ये उस चीज़ को कम करता है। हमारे ब्रेन फंक्शन में ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। DHA जो है वो हमारे ब्रेन सेल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन में, उसके संरचना और उसके फंक्शन करने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। दूसरा जो उपसमूह है वो है ओमेगा 6 फैटी एसिड, जो हमें मिलता है एग्स, अंडों से, या हम जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, जो हम तेल उपयोग करते हैं अपने खाने में, सनफ्लावर ऑयल या कॉर्न ऑयल, उसमें ओमेगा 6 की मात्रा काफ़ी होती है। फ्लैक्सीड में भी ओमेगा 6 फैटी एसिड्स काफ़ी होता है। ये जो है, हम जैसे मैंने पहले बताया था, हमारे सेल का जो सबसे छोटा अणु होता है हमारे शरीर का सेल, उसके संरचना में ये बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। हमारे इम्यून सेल्स, हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखने में बहुत प्रमुख भूमिका निभाता है। हार्मोन सिंथेसिस या उसके बनने की प्रक्रिया में भी ओमेगा 6 फैटी एसिड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अभी हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जान लिया फैट के बारे में, लेकिन क्या इसका जो मात्रा है वही है जो निश्चय करता है कि कौन सा फैट बुरा है और कौन सा अच्छा है? ये हम आगे जाके और थोड़ा उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले थोड़ा और जान लेते हैं ओमेगा 3 के बारे में। ये एक एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा आवश्यक फैट है हमारे शरीर के लिए। जैसे मैंने बताया कि उसमें 3 प्रकार के होते हैं, ALA, EPA और DHA। EPA और DHA जो है वो हमें अधिकतर मात्रा में फिश या जो समंदर में पाए जाने वाले मछलियां हैं उन्हीं में पाया जाता है। एक ही सोर्स है जो काफ़ी हाल ही में वो काफ़ी फेमस हुआ है, वो है DHA ऑयल, जो मिलता है सीवीड से। जो पौधे समंदर के अंदर उगते हैं, जिसको खा के ये सारी मछलियाँ पनपती है, उसमें भी ये DHA काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये काफ़ी अभी पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली वेजिटेरियंस और वेगन्स में। ALA जो है उसका जो सोर्स है वो अधिकतर प्लांट्स में ही पाया जाता है, जैसे वॉलनट हो गया या चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स, इन सब में, अलसी जो बोलते हैं, उनमें ही ALA की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। जबकि ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है वो सोयाबीन, कॉर्न ऑयल या वॉलनट, सनफ्लावर सीड्स, जो काफ़ी सारे नट्स और सीड्स की हम बात करते हैं, उनमें ये फैटी एसिड अधिकतर मात्रा में पाया जाता है।
और इसमें थोड़े डिफरेंसेस है। मैंने जैसे बताया ओमेगा 3 3 प्रकार के होते हैं, एक ALA और बाकी 2 EPA एंड DHA। ALA हमें अधिकतर मात्रा में प्लांट्स में ही पाया जाता है, जबकि EPA और DHA है वो हमें समंदर में रह रही मछलियों से प्राप्त होती है, जैसे सैल्मन, सार्डाइंस जो फिश होती है उनमें पाया जाता है। प्लांट बेस्ड सोर्स जो है ALA है वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन उसी से EPA DHA भी बनता है हमारे शरीर में, वही आगे जाके परिवर्तित होता है EPA और DHA में भी। लेकिन ये जो परिवर्तन होता है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। अगर मान लो आप 100% ALA ले रहे हो, उसमें से सिर्फ 8 से 10% मात्रा ही EPA और DHA में बदलता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है, हमारा शरीर जो इसको उपयोग में ला सकता है वो थोड़ा सा कम है EPA और DHA के कंपैरिजन में। EPA और DHA जो है हमारा जो शरीर है उसे डायरेक्टली यूज कर लेता है, उसको आगे परिवर्तित नहीं करता है, उसे ऐसे ही उपयोग कर लेता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया हमारे मस्तिष्क के लिए DHA बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो प्लांट बेस्ड सोर्स है उसमें हमें वैसे भी बाकी चीज़ें भी हमें मिल जाती है, जैसे प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, जबकि जो मेराइन सोर्सेज से जो मिलने वाली मछलियां हैं जो EPA और DHA में ज़्यादा है, उससे हमें हाई क्वालिटी प्रोटीन भी मिल जाता है। ये एक एडेड बोनस है उन सोर्सेज का। प्लांट बेस्ड सोर्सेज जो है वो सस्टेनेबल है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक नहीं है, जबकि अगर सही तरीके से इन मछलियों को पकड़ा ना गया, सस्टेनेबल सोर्स से नहीं पकड़ा गया, तो ये ओवरफिशिंग के कारण हमारा जो समंदर का एक बहुत ही नाजुक सा बैलेंस है वो बिगड़ सकता है अगर ठीक से नहीं किया गया तो। ये मैंने दिखाया है ये जानने के लिए कि अब तक आपने काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन जान लिया अलग अलग फैट के बारे में, है ना, हमारे अलग अलग तेलों के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। अब ये जानते हैं इन तेलों में क्या एक ही तरह का फैट होता है या अलग अलग तरह के फैट होते हैं। यही दिखाने के लिए मैंने आपको ये ग्राफ दिखाया है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी और कोकोनट ऑयल में सैचुरेटेड फैट की मात्रा सबसे अधिक होती है, लेकिन उसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट भी मिलता है और थोड़ा बहुत पूफा भी मिलता है जो पॉली अनसैचुरेटेड है। जो हमारा सरसों का तेल है उसमें भी काफ़ी मात्रा में हमें मूफा मिल जाता है और थोड़ा बहुत पूफा, और उसमें एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि हमें उसमें N3 या ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिल जाता है, जो हमारे शरीर का इम्पॉर्टेंट मतलब एक आवश्यक फैट है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग ऑयल्स में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो कॉम्पोजिशन है वो बहुत ही अलग अलग है। ये भी याद रखिए क्योंकि आगे ये हमें बहुत बेनिफिट देगा। तो अभी आपने बहुत सारे फैट के बारे में जान लिया, अलग अलग तरीके के फैट के बारे में जान लिया, और उसमें कौन सा आवश्यक है कौन सा अनावश्यक है ये भी आपने जान लिया। तो अब आते हैं कि क्या हम फैट काफ़ी खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं, हमारे शरीर को जितनी ज़रूरत है उतना ही खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं। आपको क्या लगता है हम भारतीयों में इसका सेवन कितना प्रतिशत है? आप इतना बता दीजिए कि सही मात्रा में खाते हैं या हम अधिक खाते हैं। ये आप अपने चैट विंडो से हमें बता सकते हैं। मोर, उत्तरेश्वर जी बोल रहे हैं मोर। अभिजीत जी ठीक, मतलब उतना जितना हमें हमारे शरीर के लिए उसकी जरूरत है, उससे ज़्यादा नहीं या कम नहीं, ज़्यादा ऐसा बोल रहे हैं बरी जी। मोर रिवोल्यूशन वेलनेस जी, संजय ज़्यादा, संजय जी ज़्यादा बोल रहे हैं। बलजीत जी मोर बोल रहे हैं।
बीबू सुंदर जी मॉडरेट बोल रहे हैं। हाँ, चलिए जानते हैं कुछ आंकड़े जो थोड़े पुराने हैं लेकिन बहुत ही दिलचस्प आंकड़े हैं। जैसे आप देख सकते हैं 1993-94 के कंपैरिजन में 2012 तक जो ऑयल और फैट का जो का सेवन का जो प्रतिशत था हमारे विलेजेस में, रूरल एरियाज में 31 से बढ़ के 42 हो गया। जबकि जो हमारे जो शहरों में रहने वाले हैं उनका जो कंजम्पशन है वो 42 से बढ़ के 52 हो गया। और अब तो ये डेटा तो 10-12 साल पुराना है, अब तो ज़्यादा हो गया होगा, इससे भी ज़्यादा। जबकि रिकमेंडेड लेवल क्या है? 20 से 50 ग्राम जो हमें दिखता है, जो फैट हमें दिखता है। जैसे मैंने बताया बहुत सारे हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के का तेल इस्तेमाल करते हैं, वो है विजिबल फैट जो हमें दिखते हैं। लेकिन हम जो खाना खाते हैं उन सारे खानों में भी फैट होता है ना। जैसे आपने देखा तिल में, अगर पूरा तिल देख लो तो हमें लगता है कि हमें दिखता नहीं है वो फैट, लेकिन उससे फैट निकाला जा सकता है ना। उसी तरह से हमारे राइस में भी फैट होता है, हमारे अलग अलग खानों में भी फैट होता है। उसमें से जो दिखने वाला फैट है जो हम ऊपर से डालते हैं उसका जो लेवल है वो 20 से 50 ग्राम के बीच में होना चाहिए। और ये भी डिपेंड करता है हमारे शारीरिक संरचना पे, हमारे फिजिकल एक्टिविटी पे। अगर हम ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो फैट की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा होती है, और हम सीडेंट्री है तो इसका सेवन कम की तरफ हमें लेना चाहिए। जैसे एक आदमी अगर 2000 किलो कैल का खाना खा रहा है दिन भर में, उसका सेवन सिर्फ 27 ग्राम होना चाहिए एक सीडेंट्री पर्सन का। और ये सोर्स आ कहाँ रहा है? सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बताया, हम ऊपर से जो डाल रहे हैं वो आ रहा है हमारे कुकिंग ऑयल से। 46% जो है हमारे कुकिंग ऑयल से है। ये लेटेस्ट डेटा है जो 46%, ऑलमोस्ट 50%, आधा प्रतिशत जो 50% जो है वो आता है हमारे कुकिंग ऑयल से, और बाकी सब आता है हमारे नट्स और सीड्स, मिल्क प्रोडक्ट से या सीरियल मिलेट से। ये सारे हिडन फैट होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं। जो दिखने वालों में से है वो वही 50% भाग उसी में से आता है। अब चलिए जानते हैं एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा डेटा। ये मैं इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि जैसे मैंने बताया फैट जो है वो एक बहुत ही पेचीदा सा एक न्यूट्रिएंट है। ये नहीं कि हम फैट कम कर दें, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। ये ऐसा नया रिसर्च हमें बताता है, क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो RDA परसेंटेज है, जो एनर्जी हमें मिलना चाहिए दिन भर में, वो हमारे इंडिया के RDA के हिसाब से 15 से 30% के बीच में होना चाहिए। और अगर हम देखें हमारे इंडिया का जो लेवल्स है अर्बन या रूरल में, वो दोनों इसके अंतर्गत ही है। मतलब हम सही मात्रा में फैट तो खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एवरेज, अगर हम पूरे पॉपुलेशन को एवरेज कर लें औसतन, हम उसके अंतर्गत ही खा रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा फैट नहीं खा रहे हैं, है ना। जबकि जो अमेरिका जैसे कंट्रीज है, जो हाई इनकम कंट्रीज है ना, जो डेवलप नेशंस है, वहाँ पे फैट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं जो लेवल है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में खाया जाता है, जबकि हम तो उस लेवल के अंदर ही है। तो फिर हमें क्यों बोलते हैं कि कम करो? ये प्रश्न का जवाब जो है वो है इस आगे आने वाले डेटा में। आप देख सकते हैं कि जो सैचुरेटेड फैट की मात्रा है, हमारे रेगुलेशन क्या बोलते हैं, हमारा जो गाइडलाइंस है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, वो तय करता है हमारा जो खान पान है उसके हिसाब से 10% से कम होना चाहिए। जबकि आप देख सकते हो वो भी हम उसी लेवल में है, उसके अंतर्गत ही है लगभग, लेकिन हायर साइड पे है, 8.8% या 7.2%। जबकि जो LA है, जो एक एसेंशियल फैट के अंतर्गत आता है, वो जो है उसकी मात्रा आप देख सकते हैं वो भी हायर साइड में है। आप देख सकते हैं 8.2, जबकि
2.5 से 9% एनर्जी हमें इससे मिलना चाहिए, और हमारा सबसे ऊपर है ऑलरेडी, है ना। जो एक और तरह का फैट मैंने बताया, पूफा के अंतर्गत आता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड, है ना। वो भी एक तरह का ओमेगा 3 ही है जो हमें पौधों से मिलता है। अगर वो भी देखें, वो भी लेवल के अंतर्गत ही है। जो एक और जो बहुत एसेंशियल वाला है, जो EPA DHA है, उसका जो सेवन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। आप देख सकते हो यहाँ पे ना के बराबर है, क्योंकि वो हमें ज्यादातर किससे मिलता है, समंदर में पाए जाने वाली मच्छियों से। और उसको वो आसानी से किनको मिलता है, सिर्फ उन लोगों को जो कोस्ट में रहते हैं, जैसे केरला हो गया, या कोस्टल कर्नाटका हो गया, या तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। तो उन लोगों को ही, जो कोस्ट में रहते हैं, उनको ही ये मिल पाता है। तो फिर फैट का प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है इस डेटा में, आपको पता चलेगा। इसमें आप जरा नंबर्स को देखिए कि कैसे हमारे अलग अलग ऑयल्स, वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस जो खाते हैं, उनमें उसका उपयोग अलग अलग लेवल्स पे होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, LA जो है वो एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जबकि ALNA जो है वो है एक ओमेगा 3 फैटी एसिड। अगर आप इन एक्चुअल नंबर्स को छोड़ के सिर्फ इस प्रतिशत जो प्रोपोर्शन है, उसका रेशियो जो है, अगर हम देखें, तो आप देख सकते हो कि ये प्रतिशत जो है वो 10 से कम होना चाहिए, इसका जो रेशियो है। लेकिन आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, सनफ्लावर ऑयल से 23% मतलब से रेशियो ज्यादा है, जो 10 से काफी ज्यादा है, डबल है। राइस ब्रान ऑयल लगभग ठीक ठाक है, पाम ऑयल ठीक ठाक है, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल है वो काफी अच्छा है इस रेशियो को बनाए रखने में। मूंगफली का तेल जो है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो कोकोनट ऑयल है, इंटरेस्टिंगली ये भी, इसका जो रेशियो है वो काफी कम मात्रा में है। चाहे तो उसमें सैचुरेटेड फैट अधिक है, लेकिन उसमें जो 6 और 3 का रेशियो है वो एकदम जो रिकमेंडेड लेवल है उसके अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ आप देखो नॉन वेजिटेरियंस का, यहाँ पे बहुत ही थोड़ा सा चौंका देने वाला नंबर्स है। आप देख सकते हो N6 और N3 का जो रेशियो है वो 10 से कम होना चाहिए। ये मैं थोड़ा सा आपको आगे बताऊंगी। जबकि यहाँ पे 30 गुना, मतलब 3 गुना ज्यादा है, जितना हम रेकमेंड किया जाता है उससे 3 गुना ज्यादा है जब आप सनफ्लावर ऑयल यूज करते हो या राइस ब्रान ऑयल यूज करते हो, तब भी ये ज्यादा है, पॉम ऑयल से भी ज्यादा है। तो आप यहाँ देख सकते हो मस्टर्ड ऑयल तो काफी कम मात्रा में ही है, जबकि ग्राउंडनट ऑयल में भी काफी ज्यादा है। तो इनका कहने का मेरा ये रीजन है कि शायद नॉनवेज खाने में ज्यादा तेल का उपयोग होता है, तो इसीलिए उसका जो रेशियो भी है वो अधिक होता है। और ये भी सपोर्ट करता है कि हमें प्लांट बेस्ड फूड की तरफ क्यों बढ़ना चाहिए। उसका आंसर यहाँ पे है कि हमारा जो हमारा भारतीय खाना जो है वो बहुत ज्यादा फैट के कारण प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। हमें प्रॉब्लम इसलिए दे रहा है कि हम इसे एक संयमित मात्रा में और एक समतोलित मात्रा में नहीं ले रहे हैं। हमारा जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो होना चाहिए, अगर हम मान लो ओमेगा 1 kg खाते हैं, मैं एक उदाहरण के तौर में बता रही हूँ, हमको ओमेगा 6 2 kg खाना चाहिए, उस प्रमाण में खाना चाहिए। ये सबसे आइडियल एक बोलते हैं ना, उस तरह का एक रेशियो है। लेकिन जो हम एक्चुअली खा रहे हैं उसका रेशियो क्या है, हम ओमेगा 3 खा रहे हैं सिर्फ 1 kg, जबकि ओमेगा 6 खा रहे हैं हम लोग 20 kg। तो इसी के कारण एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है हमारे शरीर में। आप देख सकते हैं कि ओमेगा 6 और ओमेगा 3 दोनों हमारे शरीर के फंक्शनिंग के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन ये जो रेशियो है, उस रेशियो में अगर बदली हो जाए तो ही हमें ये प्रॉब्लम देता है। तो इससे हम समझ क्या रहे हैं कि हर तरह का फैट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो एक समतोलित मात्रा में अगर हम न लें, तब हमारे
शरीर पे उसका बुरा असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो 6N6 तरह का जो पूफा है वो हमारे शरीर में ज़्यादा इन्फ्लेमेशन ज़्यादा उत्पन्न करता है, तो इसीलिए उसकी मात्रा को हमें घटाना है। जबकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, जो ALA हो गया, EPA DHA हो गया, वो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है, तो इसीलिए इसकी मात्रा हमें बढ़ानी है। तो लगभग अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसका एक रेशियो 1:10 के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब अगर 1 kg हम ओमेगा 3 खाएं, उदाहरण के तौर पर, हम उतना खाएंगे कभी नहीं, लेकिन उसके हिसाब से हमें 10 kg ओमेगा 6 ज़्यादा से ज़्यादा उतने के अंदर ही हमें खाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हमें अपना ओमेगा 3 का जो कंजम्पशन है उसे हमें बहुत बढ़ाना है। ओमेगा 6 का जो कंजम्पशन है, हम अभी काफ़ी खा रहे हैं, हमारे हर तरह के तेल में आप देख रहे हो कि तूफा मिलता है। तो लेकिन आप आपने देखा पुराने हमारे स्लाइड्स में कि ओमेगा 3 एक फैट है जो हमारे डाइट में हमें ज़्यादा मिलता ही नहीं है। स्पेशली हमारे भारतीयों को तो इसमें बहुत ज़्यादा इसकी कमी है, और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी है हमारे शरीर पे। जो एक हम देख सकते हैं आंकड़ों में कि जो 53% जो हमारे डेथ होता है, मृत्यु होती है भारत में, वो होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि जैसे सारे लाइफस्टाइल इश्यूज हो गए, डायबिटीज या हार्ट इश्यूज के कारण जो होते हैं, वो 53% है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे ओबेसिटी, जो मोटापा है, वो कितना बढ़ गया है 1975 के कंपैरिजन में 2014 तक। यहाँ आप देख सकते हैं आदमियों में ये 4 लाख से बढ़ के 1 करोड़ तक हो गया है, और औरतों में ये 8 लाख से बढ़ के 2 करोड़ तक हो गया है। अभी तो इसके आंकड़े और भी ज़्यादा हो गए होंगे। लेकिन उसके विपरीत ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। हमारे हार्ट को, जैसे मैंने पहले बताया था, उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। हमारे मस्तिष्क को हेल्दी में रखने में मदद करता है, स्वस्थ रखने में मदद करता है। हमारे लिपिड लेवल मेंटेन करते हैं। LDL और VLDL जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो बैड फैट्स हैं, लिपिड्स हैं, उसको वो कम रखते हैं। जबकि जो अच्छे वाले हैं, जो HDL है, उसे हायर अमाउंट में बनाए रखने में मदद करता है। हमारे स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। हमारे बोन हेल्थ में मदद करता है, जॉइंट हेल्थ में मदद करता है, हमारे आई हेल्थ में मदद करता है, स्किन में भी मदद करता है। और इन सब का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है उसका एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट। वो इन्फ्लेमेशन को हमारे शरीर में कम कर देता है, और उसके कारण हमारे जो अलग अलग अंग हैं वो स्वस्थ रहते हैं। अभी अगर ये क्वेश्चन मैं पूछूं कि अब तक आपने जो भी समझा, उसके बाद आप क्या समझते हैं, सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है या नहीं है? आपको क्या लगता है? आप अपने चैट में बता सकते हैं। ये सब जानकारी मिलने के बाद आपको क्या लगता है, हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है या हमें सारा कुछ डाइट में मिल जाएगा? गोलू जी बोलते हैं एनफ। हरिंदर जी बोलते हैं यस। दीपक जी बोल रहे हैं यस। पूजा जी यस। अनीता जी यस। बिल्कुल सही जवाब। हमें इसकी ज़रूरत बिल्कुल है। ये हम थोड़ा बहुत जानते हैं अपने दुनिया भर के आंकड़ों से। आप यहाँ देख सकते हो कि जो भारत है लाल जोन में आ रहा है, और इंटरेस्टिंगली यूएस भी और काफ़ी सारी अदर कंट्रीज भी जो अलग अलग देश है, वो भी लो ओमेगा 3 कंजम्पशन के अंतर्गत आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे भारत में ओमेगा 3 का कंजम्पशन कितना कम है, वेरी लो। इसीलिए वो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारे डाइट में ओमेगा 3 की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि शायद उसके सोर्सेज भी कम हैं।
N3 का जो सोर्स है वो जनरली मेराइन सोर्सेस या समंदर के में पाए जाने वाले जीव जंतुओं में होता है ना। जबकि हमारे पौधों में जो पाया जाता है ALA वो बायो अवेलेबल नहीं होता है, जितना कि हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत है उतना वो बायो अवेलेबल नहीं होता है, वो उसका यूज़ नहीं कर पाता है हमारा शरीर। जबकि जो रेडीली अवेलेबल सोर्स है EPA और DHA, जो हमारा शरीर ऐसे ही उसका इस्तेमाल कर लेता है, उसको और परिवर्तन नहीं करता है, वो EPA DHA हमें सिर्फ मिलता है इन मराइन जीव जंतुओं से जो समंदर में रहते हैं। और इसीलिए और भारतीयों में बहुत सारे लोगों को वेजिटेरियंस होने के कारण और मांस मछली न खाने के कारण और समंदर से दूर रहने के कारण भी इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तीसरा रीज़न ये है कि ये एक कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स है। अब जब हम सप्लीमेंट लेते हैं ये हमें प्योर फॉर्म में मिलता है। कभी कभी जो मेराइन के मछलियाँ भी है उसमें मर्क्यूरी की मात्रा काफ़ी हाई अमाउंट में मिलता है, अगर वो सही से उसको रेयर नहीं किया गया हो, उसका उसे ग्रो नहीं किया गया हो तो इसीलिए ये जो सोर्सेस है ये उन सब से फ्री होता है, वो हेवी मेटल से फ्री होता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स होता है जो हमें जो रोज़ का जो रिक्वायरमेंट है 250 से 500 mg तक जो जिसकी ज़रूरत होती है वो हमें इस सप्लीमेंट से मिल जाता है। अब मैं अगर ये सवाल पूछूं कि कब लेना चाहिए फैट, दिन में हमें कब लेना चाहिए और इसकी क्या बेनिफिट है, समय के अभाव में मैं आगे बढ़ जाती हूँ। ये हमें ज़रूर याद रखना है कि जैसे अदर न्यूट्रिएंट्स है उसी प्रकार जो फैट भी है हेल्दी फैट्स है ना। जैसे हमारे जिस फैट की हमारे शरीर को ज़रूरत है उसे हमें अपने मॉर्निंग न्यूट्रिशन में उसका सेवन करना चाहिए। और ये रीजंस भी मैंने बताया था पहले भी कि क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है सुबह सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है, हमारे सारे अंग जो है वो एकदम दुरुस्त होते हैं, सुबह सुबह सबसे अच्छा काम करते हैं। इसीलिए उसका जो अब्जॉर्प्शन है, जब हम अच्छे फैट लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, वो अगर हम सुबह लेते हैं उसका अच्छे से अब्जॉर्प्शन होता है, हमारा शरीर उसको ग्रहण करता है। हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिक रेट भी है सुबह सबसे ज़्यादा होता है, तो इसीलिए उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छे से हो पाता है, हमारे शरीर के हर अणु को उसकी बेनिफिट मिलती है। बाइल सिक्रीशन जो है ना, जो फैट का जो डाइजेशन होता है, जो पाचन की प्रक्रिया में बाइल की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। और ये जो सिक्रीशन है ये सुबह के समय पे जैसे अलग अलग हमारे ऑर्गन्स सुबह एकदम एक्टिव रहते हैं, उसी तरह से हमारा जो गॉल ब्लैडर है जहाँ से बाइल सिक्रीशन होता है वो भी सुबह सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो वो हर तरह का प्रिपरेशन कर लेता है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टडी है जो यूरोप में कहीं हुआ था, जहाँ पे उन्होंने ये देखा, उन लोगों को ही उन्होंने चुना जो मछली खाते हैं, जो समुद्री मछली खाते हैं। उन्होंने क्या देखा कि जो सुबह का समय है, सुबह के 5 से 8 के बीच का जो समय है, तब DHA और EPA का जो लेवल है वो सबसे कम होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद तक EPA और DHA का लेवल बढ़ गया होता है। और ये क्यों? क्योंकि वो मछली खाते हैं, समुद्री मछली। तो इसीलिए आप ये एक डिप देख सकते हो, सुबह और शाम को इंक्रीज हो जाता है। ये हमें याद रखना है कि ये जो डेटा है वो उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो मछली खाते हैं, जो समुद्री मछली खाते हैं। अब इसी को अगर हम एक भारतीय नज़रिए से देखें, हमको तो EPA DHA मिलता ही नहीं है, तो हमारा जो EPA DHA का लेवल है हमारे शरीर में वो तो हमेशा कम ही रहेगा। दूसरा जो स्टडी है उसमें उन्होंने ये देखा कि जब ब्रेकफास्ट में उनको एक फिश ऑयल रिच फूड दिया गया एक ग्रुप को, और दूसरे ग्रुप को डिनर में फिश ऑयल, उनके रात के खाने में फिश ऑयल दिया गया, उन दोनों का उन्होंने 2 महीने तक स्टडी किया। उन दोनों ग्रुप्स को यही खाना उन्होंने 2 महीने तक दिया। उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि जो ग्रुप
जो फिश ऑयल को जो EPA और DHA से भरपूर है, वो अगर हम ब्रेकफास्ट में सुबह नाश्ते के साथ खाते हैं तो वो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा जो है वो बहुत कम कर देता है। जबकि फिश ऑयल को रात में जब हमने लिया तो ट्राइग्लिसराइड पे उसका कोई असर नहीं है, वो वैसा का वैसा ही रहता है। उसी तरह से सैचुरेटेड फैटी एसिड भी है, वो भी वैसा का वैसा ही रहता है जो रात में खाते हैं। जबकि सुबह खाने वाले लोग थे, उनमें ये पूफा और मूफा भी कम हो जाता है उसका लेवल, क्योंकि उसका रेशियो मेंटेन करना ज़रूरी है ना, जैसे मैंने बताया। जबकि ग्रुप 2 में उसका लेवल बढ़ जाता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल दोनों ग्रुप में कम हो गए। तो फिश ऑयल का जो कंजम्पशन है वो किस समय पे होता है, वो ये डिसाइड करता है कि हमारे शरीर में जो लिपिड लेवल्स है उसका बैलेंस कैसे मेंटेन हो। तो इसीलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि जो ओमेगा 3 का सप्लीमेंट है, जो आपने आज के पूरे सत्र में जाना कि वही एक फैट है जो हम सबसे कम खाते हैं अपने डाइट में। बाकी सारे जो तरह के फैट है हमें वो काफी मात्रा में हमें मिल जाता है। इसीलिए हमें ये जरूरत है कि हम सुबह भी उसका सेवन करें और शाम को भी उसका सेवन करें, अलग अलग रीजंस के लिए। जो ऑलरेडी समुद्री मछली खाते हैं उनमें EPA और DHA सुबह कम हो जाता है, तो इसीलिए हमें उसे देना पड़ता है ऊपर से सप्लीमेंट के तौर पे, उसका लेवल मेंटेन करने के लिए, हमारे शरीर में अलग अलग फंक्शन करने के लिए। और शाम के समय इसीलिए ताकि वो रात भर जो रिपेयर का काम कर रहा है उसमें EPA और DHA की कमी ना हो जाए, वो मेंटेन रहे। और जो बाकी वेजिटेरियंस और वेगन्स भी है उनके लिए भी ये सप्लीमेंट दोनों टाइम लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में इसका लेवल ही बहुत कम रहता है, क्योंकि उसकी हम कोई भी ऐसा सोर्स का सेवन ही नहीं करते हैं। तो उसके साथ ही हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं ऑयल और तेल के बारे में। हम जो खाना खाते हैं, ऑयल का सेवन करते हैं, उसको भी हम एक बेटर तरीके से कर सकते हैं ताकि उसका हमें गलत प्रभाव ना पड़े अपने शरीर पे। आप तेल को बार बार गर्म करते हैं, एक ही तेल को तलने के लिए, तो उससे क्या होता है, वो तेल का जो संरचना है वो टूट जाता है, वो खराब हो जाता है। और उसके कारण जब उससे बना हुआ खाना हम लेते हैं अपने शरीर के अंदर, उसका बहुत ही दुष्परिणाम होता है। तो इसीलिए ये जो ऑयल है, जो हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, उसका हमें बार बार हीटिंग नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है वो बेक्ड फूड, जब हम सोचते हैं इसमें तो फैट दिखता नहीं है, लेकिन इसमें भी हिडन फैट होते हैं। इसमें जो नहीं दिखने वाले फैट है उसको काफ़ी हाई मात्रा में होता है। जो बेक करते हैं वो जानेंगे कि कितना ज़्यादा उसमें ऑयल का इस्तेमाल होता है। और हम उसी तरह के बेक्ड फूड को ले जहाँ पे उन्होंने क्लियरली उनके लेबल में बताया गया हो कि उसमें कोई ट्रांस फैट नहीं है या 1% मात्रा से कम है। तीसरा जो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है और हमें याद रखना है कि हमें कोल्ड प्रेस्ड ऑयल की तरफ बढ़ना चाहिए। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल सिस्टम था। पहले जब हमें तेल मिलता था, बहुत पहले रिफाइंड ऑयल मिलने से पहले, जो हम ऑक्स के को जोत के तेल निकाला जाता था, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, हीटिंग के बगैर, वो सबसे बढ़िया ऑयल होता है, क्योंकि उसमें जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो प्रिजर्व रहते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं। और वो जो है वो इन ऑयल से होने वाले दुष्परिणामों को नेगेट करते हैं, कम कर देते हैं। चौथा जो है रिफाइनमेंट, हमें कम से कम रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। ये रिफाइंड ऑयल जो है ये बहुत ही, हमें लगता है कि इसमें कोई दुर्गंध नहीं है, ये तो इतना क्लीन दिखता है कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो। लेकिन ये इसका कारण क्या है, इसके सारे जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उसको निकाल लिया जाता है और उसमें सिर्फ बचता है फैट, जिससे हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाता है। इसी के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी कुछ मैं आपको एक टिप, काफ़ी सारे टिप मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है आपके इसके लिए,
सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए। एक तो हमें फैट, हमारे इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से हमें अपना फैट जो है, विजिबल फैट जो है, जो दिखता है ऊपर से डालते हैं, उसका सेवन 25 ग्राम से कम रखना चाहिए आदमियों में, और औरतों में 20 ग्राम से कम। अनसैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उसमें भी ओमेगा 3 फैट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी जान लिया कि कैसे हमें बाकी अनसैचुरेटेड फैट मिल जाते हैं अपने रेगुलर डाइट से। हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिल किया हुआ या रोस्ट किया हुआ या स्टीम किया हुआ या एयर फ्राई किया हुआ, जहाँ पे इन सारी चीज़ों में तेल का उपयोग सबसे कम होता है, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए डीप फ्राई के कंपैरिजन में। हमें सैलेड में भी लेमन जूस या विनेगर का, अलग अलग तरह के जो स्पाइस है, हर्ब्स है, उसका हमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। मायोनीज उस एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं बोलूँ, उसके कंपैरिजन में हमें ये ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवा जो टिप है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप है, क्योंकि ये जो हम रोज़मर्रा ऑयल यूज़ करते हैं, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे चेंज करते रहना है। अगर मान लीजिए 15 दिन आपने सनफ्लावर ऑयल यूज़ किया, 15 दिन आप राइस ब्रान ऑयल यूज़ कर लो, उसके नेक्स्ट आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर लो या मूंगफली का तेल यूज़ कर लो। उससे क्या होता है, उनमें हर तेल में जो अच्छे गुण हैं वो हमारे शरीर को मिलता है। उससे भी अच्छा ये है अगर आप इन सारे ऑयल्स का ब्लेंड बना लें, उसको मिक्स किया जाए, तब भी हमें उसका अच्छे फायदे होते हैं। और जो भी नॉनवेज खाते हैं उनके लिए ये टिप है कि चिकन का जो बाहर का जो उसका स्किन है, उसको निकाल लें बनाने से पहले। उससे क्या होता है, उसका जो चर्बी है उसकी स्किन में, वो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसी के साथ हम आते हैं आज के हेल्दी हैबिट पे। हर रोज आप ये वादा कीजिए कि एक मुश्ती हम एक फिस्टफुल नट्स हम एवरीडे अपने खाने में खाएं, या दिन भर के स्नैक के तौर पर भी खाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन, फैट, अच्छे फैट का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है। फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन एंड मिनरल का भी अच्छा सोर्स है। ये एक टेस्टी और कन्वीनियंट स्नैक भी है। एक स्नैक की तरह हम खा सकते हैं, शाम के स्नैक की तरह, बिस्कुट के बदले। ये हमारे लिपिड लेवल को मेंटेन करने में, हमारे लाइफस्टाइल का जो बीमारियां उसको दूर रखने में ये बहुत सहायक होते हैं। और इससे हमें इन्फ्लेमेशन भी कम होता है हमारे बॉडी में। जो मैंने बताया, बहुत सारे मेटाबॉलिक इश्यूज का, जो डायबिटीज है या हमारे हृदय की बीमारियां हैं, हमारे मस्तिष्क की बीमारियां हैं, इन सबको कम कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो आज के सत्र में हमने क्या जाना? 2 इम्पॉर्टेंट बात। एक, मॉडरेशन में हमें खाना चाहिए, एक संयमित मात्रा में ही हमें फैट का सेवन करना चाहिए। सारे फैट जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, सारे फैट, है ना। क्या जरूरी है कि हम एक समतोलित मात्रा में इनका चयन करें, इसका सेवन करें। ओमेगा 3 ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि आपने देखा जो रेशियो है उसी को हमें मेंटेन करना है। आपने ये भी जान लिया किन किन ऑयल से हमें ओमेगा 6 मिलता है, किन किन ऑयल किस से हमें ओमेगा 3 मिलता है। तो उसके हिसाब से हमारे डाइट में हमें बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि तभी हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, रोज शाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक खुशी के साथ उठ सकते हैं। क्योंकि अगर हम रोग रहित हैं तो हम खुश रहते हैं दिन भर। एक खुशी के साथ उठें, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू पॉइंट के साथ उठें और अच्छी न्यूट्रिशन का सेवन करें, अच्छे इंटेंशंस रखें। हमारे सही गोल्स होने चाहिए। दिन भर में मैं क्या खाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ये हम पहले से निर्धारित करके रखें। तो उससे क्या होता है, हम जो चीजें हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है उसका सेवन फिर हम कम कर सकते हैं। एक नई चीज हमें रोज सीखनी है, उससे हमारा मस्तिष्क भी अच्छा रहता है। रोज हमें एक्सरसाइज भी करनी है,
हम छोटा सा जो एक दिखाते हैं मीनल के साथ, उसे आप रोज बरकरार रखिए, रोज उसको ऐड करते जाइए। वो हर एक अलग अलग बताती है, उसको आप अपने जीवन में उसका सुबह शाम कभी भी आप उसको कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। तो इसके साथ ही आते हैं आज के रेसिपी ऑफ द डे। तो आज का रेसिपी क्या है ये जान लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं एक बेवरेज की, शुरू करते हैं। आपने देखा एक न्यूट्रिशियस लस्सी, आप इसको जरूर ट्राई कीजिए अपने प्रोटीन और फाइबर के साथ। इसको इंटरेस्टिंग बनाइए, उसमें आप डेट सिरप या रोज सिरप भी डाल सकते हैं और इसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक और आपके लिए एक और रेसिपी, ये एक और बहुत ही दिलचस्प रेसिपी आपने देखा, ब्रोकोली पराठा। इसे पे आप जरूर ट्राई कीजिए। अभी बढ़ते हैं आगे एक्सरसाइज की ओर। A very happy good morning everyone। और आज हम सीखने वाले हैं बर्ड डॉग की मूवमेंट। ये बहुत सिंपल है, बट हाँ, मैं आपको हर मूवमेंट के साथ साथ वेरिएशन सिखाती हूँ, जो इजी वेरिएशन भी होती है और जो इंटेंसिव वेरिएशन भी होती है। तो कोशिश करके सबसे पहले राइट मूवमेंट सीखिए, और उसके बाद अगर आप उस मूवमेंट को नहीं कर पा रहे हैं तो इजी मूवमेंट भी कीजिए और इंटेंसिव मूवमेंट को भी डेफिनेटली ट्राई कीजिए। इनफैक्ट अगर आप इन सभी मूवमेंट्स को अपने रूटीन में ऐड करेंगे, आप रियलाइज करेंगे विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू वीक्स आपकी एंड्योरेंस बढ़ जाती है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, और आप धीरे धीरे इंटेंसिव मूवमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने रूटीन में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना बर्ड एंड डॉग मूवमेंट। मैं बस एक बात बताना चाहूंगी इसको करने से पहले कि अगर किसी के घुटनों में दर्द रहता है, और क्योंकि ये एक नीलिंग पोजीशन है, तो इसके लिए आप एक कुशन का यूज कीजिए और अपने घुटने के नीचे उस कुशन को एज अ सॉफ्ट सपोर्ट लगा लीजिए बिफोर यू गेट स्टार्टेड विद दिस। तो इसके लिए हम ऑन द फोर्स आ जाएंगे, मतलब आपके हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे और आपके घुटने आपके हिप्स के नीचे। ये अगेन कोर इंटेंसिव मूवमेंट है, तो आपके कोर पे इसका पूरा स्ट्रेंथ आना चाहिए, और इनफैक्ट आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ के लिए भी बहुत अमेजिंग है। इस फैक्ट आप देखेंगे कि जब आप बर्ड एंड डॉग की मूवमेंट करते हैं तो आपकी स्पाइन अच्छे से स्ट्रेच भी होती है और लेंथन भी होती है। तो लंबी गहरी सांस भरते हुए आप अपनी लेग को और आप अपने हैंड को स्ट्रेच आउट करेंगे,
और फिर सांस को छोड़ते हुए अपने घुटने को अपनी एल्बो के साथ लेकर पास में आएंगे। फिर सांस भरते हुए बाहर, सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए बाहर और सांस छोड़ते हुए अंदर, सांस भरते हुए बाहर और सांस छोड़ते हुए अंदर। इस मूवमेंट में आपके जितने भी जॉइंट्स हैं, चाहे वो आपके एल्बोज हैं, चाहे आपकी रिस्ट है, उस पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। आपका सारा प्रेशर आपके कोर पे आना चाहिए। और अब मैं आपको इसके सिंपल वेरिएशन सिखाने वाली हूँ। मतलब अगर आप हैंड्स एंड लेग की मूवमेंट एक साथ नहीं कर पा रहे हैं तो आप पहले सिर्फ लेग की मूवमेंट करेंगे, नीज को अंदर लेकर आएंगे, स्ट्रेच करते हुए बाहर लेकर जाएंगे, नी को अंदर लेकर आएंगे, स्ट्रेच करते हुए बाहर लेकर जाएंगे। पहले सिर्फ सीधी मूवमेंट करेंगे, नी को सीधा अंदर लेकर आएंगे और बाहर लेकर जाएंगे, सीधा अंदर लेकर आएंगे, बाहर लेकर जाएंगे। उसके बाद इस मूवमेंट को थोड़ा सा साइड में करते हुए स्ट्रेच करेंगे। तो ये आपके लिए प्रिपरेटरी पोज हो जाएगा फुल बर्ड एंड डॉग के लिए। इनफैक्ट अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो पहले सिंपल लेग मूवमेंट करिए। मतलब सिर्फ लेग को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इस मूवमेंट से आपकी जितने भी मसल्स हैं जो स्टिफ हैं अराउंड योर पेल्विक फ्लोर रीजन, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो जाएंगी। आप जब वो फ्लेक्सिबिलिटी गेन करेंगे तब आपके लिए अंदर और बाहर की मूवमेंट और भी सिंपल हो जाएगी। और अगर आप इस मूवमेंट को थोड़ा इंटेंसिफाई करना चाह रहे हैं तो आप अपनी रिस्ट से एल्बोस पे आ जाएंगे, अपने नी को पूरा अंदर एल्बो तक लेकर आएंगे और स्ट्रेच करते हुए पूरा ऊपर, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करना चाह रहे हैं तो अपने नी को ऑपोजिट एल्बो तक लेकर जाएंगे और फिर स्ट्रेच करेंगे। ऑपोजिट एल्बो एंड स्ट्रेच, ऑपोजिट एल्बो एंड स्ट्रेच, ऑपोजिट एल्बो एंड स्ट्रेच। प्लस अगर हम इसको थोड़ा और कार्डियो इंटेंसिव बनाना चाहते हैं तो हम करेंगे माउंट क्लाइंबर की मूवमेंट। इसमें हम अपने नीज को अंदर ही लेकर आएंगे बट थोड़े से बाउंस और जंप्स के साथ। मतलब अपने टोस पे ऊपर की तरफ आके इन एंड इन, ये माउंट क्लाइंबर की मूव है और अगर इसको हम कंटिन्यूसली करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव होने वाली है। लाइक दिस, इन एंड आउट। And that's for our today's workout. तो कैसा लगा आपको हमारा ये बर्ड एंड डॉग का मूवमेंट? ये बहुत ही इफेक्टिव मूव है बिकॉज इसमें आपकी जो पूरी रीढ़ की हड्डी है वो स्ट्रेच भी हो रही है, लेंथन भी हो रही है और उसके साथ साथ स्ट्रेंथन भी हो रही है। तो मेक श्योर आप इसको अपने रूटीन में पक्का से ऐड करने वाले हैं और इनफैक्ट कोशिश कीजिए कि आप धीरे धीरे अपने कदम हमारी इंटेंसिव मूव्स की तरफ भी लेकर जाएं। कीप रॉकिंग एवरीवन। तो इसी के साथ हम आज का ये सत्र यही समाप्त करते हैं और आप सबसे हम फिर से मिलेंगे कल एक नए सत्र के साथ जो होगा कार्बोहाइड्रेट्स पे। धन्यवाद। आप सबका दिन मंगलमय हो।